नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है। अगर आप कभी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि ये कैसे संभव है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के 70 वर्षों से ज़्यादा समय बाद भी अनौपचारिक है, असंगठित है, यानी इनफॉर्मल है। हम जानेंगे इन शब्दों का मतलब, लेकिन हम मोटा मोटा इन शब्दों का अर्थ समझते हैं, टेक्निकल परिभाषा हम अभी जानेंगे। तो फिर उनके कारण क्या हैं? क्यों आज भी भारत के 90% जो वर्कफोर्स है वो असंगठित क्षेत्र में है, जबकि हमने कई कदम उठाए थे। क्या कदम उठाए थे, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो इन कारणों पर यह संपादकीय विचार करता है और इनसे निकलने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी बात करता है। उन कदमों की थोड़ी आलोचना या क्रिटिक भी करता है कि कैसे ये कदम थोड़े कमतर हैं, हमें कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है, और वो कुछ और कदम क्या हो सकते हैं, ये संपादकीय उसकी भी बात करता है। तो ये संपादकीय आया है आज के द हिंदू अखबार में, इंडियाज इकोनॉमी एंड द चैलेंज ऑफ इनफॉर्मेलिटी। लिखा है आर नागराज और राधिका कपूर ने, जो कि शोध संस्थानों से जुड़े माननीय सदस्य हैं। संपादकीय, जैसा कि हमने बात की, वो कहता है कि भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं अपनी अर्थव्यवस्था में। जो सभी लोग संलग्न हैं, वर्कफोर्स जो संलग्न है, उसको फॉर्मलाइज करने के लिए उन कदमों की चर्चा की गई है, उन कदमों की कमियां बताई गई है, इन शब्दों की परिभाषा बताई गई है, और बाद में बताए गए हैं कि क्या और कदम उठाने की आवश्यकता है। बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। तो संपादकीय शुरू होता है कि देखिए, साल 2016 से भारत सरकार ने कई कदम उठाए देश की अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करने के लिए, संगठित क्षेत्र में लाने के लिए अधिकतर लोगों को। क्या क्या कदम उठाए गए? 4 कदमों की बात की गई है यहाँ पे कि डीमोनेटाइजेशन लाया गया। डीमोनेटाइजेशन से आप पूछेंगे कि भाई फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? तो फॉर्मलाइजेशन की अलग अलग परिभाषाएं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो परिभाषा है उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन यहां पर अर्थ ये हुआ कि कोई भी ऐसा कदम जिसमें होने वाली ट्रांजैक्शंस सरकार के टैक्स लॉज के अंतर्गत आ जाती हैं, यानी उसको ट्रेस किया जाना सरकार के लिए संभव हो जाता है, उस पर टैक्स लगाया जाना सरकार के लिए संभव हो जाता है, तो हम इस स्तर पर उसको फॉर्मलाइजेशन मान लेते हैं। ये एक मोटी मोटी परिभाषा है, टेक्निकल परिभाषा, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, जो भारत जिसको अपने ऑफिशियल डेटा में मानता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो डीमोनेटाइजेशन ने क्या किया कि क्योंकि एक प्रकार से कई जो कैश ट्रांजैक्शंस थी उस पर लिमिट लग गई, कम कैश ट्रांजैक्शन होने लगी, अधिक से अधिक डिजिटल माध्यम से ट्रांजैक्शन होने लगी, तो इसको माना गया कि ये फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ाया गया कदम है। इसके अलावा जीएसटी, हम जानते हैं, हम बहुत डिटेल में चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि जीएसटी में जो अलग अलग चरण थे उन सब पर, जो चाहे वो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, अलग अलग चरणों से जब एक प्रोडक्ट गुजर रहा होता है तो वो अलग अलग बिचौलियों या इंटरमीडियरीज के पास से भी गुजर रहा होता है। सबके पास अब एक इंसेंटिव है कि उनको बता देना है कि कितना टैक्स इनपुट हुआ, क्योंकि वही टैक्स बाद में उनको वापस मिल जाता है, ताकि कैस्केडिंग इफेक्ट ना लगे। इन सब बातों को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जीएसटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, इसलिए लोग एंट्री कर देते हैं कि हम टैक्स दे चुके हैं या इतना टैक्स इस चीज पर दिया जा चुका है। क्योंकि वो एंट्री करना लोगों के लिए फायदेमंद हो गया, तो फिर जीएसटी ने भी फॉर्मलाइजेशन को या संगठित क्षेत्र में लाने की कोशिशों को एक संबल दिया, समर्थन दिया। इसके अलावा फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो लेन देन की तरीके हैं, हमने बात की, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो गए। इनफॉर्मल सेक्टर्स, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, कामगार हैं, वर्कर्स हैं, उनको अलग अलग इंटरनेट पोर्टल्स पे सरकार ने उनकी लिस्टिंग की है। वो कोशिशें अभी भी जारी हैं। सबसे बड़ा पोर्टल जो है ई श्रम पोर्टल, उसके बारे में हम जानते हैं, लेबर मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। इस प्रकार से कई राज्य स्तर पर और दूसरे मंत्रालयों के स्तर पर भी ये कोशिशें हुई हैं। ई श्रम पोर्टल हमें ध्यान रखना है। तो उस पोर्टल में भी रजिस्ट्री से कहा जा रहा है कि धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ सकेंगे, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर, अगर हमारे पास उनकी लिस्ट होगी तो फिर भविष्य में वो किस कार्य की ओर जा रहे हैं या वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनकी आय कितनी है, उनके पास किस किस तरह की सुविधाएं पहुंच रही हैं, इसका ब्यौरा सरकार के पास होने लगेगा। तो फिर
बेहतर नतीजे आएंगे सरकार के फॉर्मलाइजेशन की कोशिश होगी। तो ये बात की गई। तो संपादकीय ये 4 कदम गिनाने के बाद पूछता है कि सरकार इतनी पीछे क्यों लगी है कि भाई फॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। हम भी कभी कभी सोचते होंगे कि ये मामला क्या है। बेसिक क्वेश्चन है एकदम कि क्यों जरूरत है फॉर्मलाइजेशन की। 2 जवाब है इसके। पहला तो माना जाता है कि जो संगठित क्षेत्र है, क्योंकि वो संगठित क्षेत्र होता है, यानी कि उसको कई तरह के संसाधन बेहतर तरीके से मुहैया होते हैं, ट्रेनिंग्स बेहतर तरीके से मुहैया होती हैं, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ज़्यादा उत्पादक होता है। यानी कि उदाहरण लीजिए कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर और खुद अपने घर पर काम करने वाला मजदूर, तो जो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है उसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी की एक्सेस हो सकती है, उस तक पहुंच हो सकती है, जबकि जो घर पर अपने लेवल पर काम कर रहा है, परिवार के 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, उनके पास कम बेहतर तकनीक होगी। तो इसलिए माना जाता है कि जो फॉर्मल सेक्टर है, संगठित क्षेत्र है, वो ज़्यादा उत्पादक होता है। ये देश के लिए भी फायदा है, व्यक्ति के लिए भी फायदा है। एक कारण ये हो गया, सरकार इसलिए फॉर्मलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाती है। दूसरा फायदा क्या कि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें काम करने वाले लोगों के पास जो बेसिक उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं, पेंशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें आमतौर पर असंगठित क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं होती। संगठित क्षेत्र में इनमें से कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं। हम आगे बात भी करेंगे। प्रोविडेंट फंड जैसी चीज़ हो सकती है, इस प्रकार की पेंशन स्कीम जैसी चीज़ हो सकती है, इस प्रकार की सुविधाएं। तो ये 2 कारण हैं जिसके चलते सरकारें चाहती हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था असंगठित से संगठित क्षेत्र की ओर बढ़े, एटलीस्ट अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा। तो इन टेक्निकल बातों को हमने जान लिया। एक और टेक्निकल बात, संपादकीय कहता है कि ये जो सरकार ने कदम उठाए हैं, ये बहुत बड़े कदम हैं असंगठित क्षेत्र को संगठित में बदलने के लिए, लेकिन ये किस बात पर टिके हैं? फिस्कल पर्सपेक्टिव पे, या किस दृष्टिकोण पे टिके हैं? मौद्रिक दृष्टिकोण पे टिके हैं। इसका अर्थ हम अभी आगे जानेंगे। संपादकीय कहता है कि ये दृष्टिकोण जो है, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो मुक्त व्यापार का समर्थन करती हैं, उस दृष्टिकोण से आता है। ये खारिज नहीं कर रहा है इस दृष्टिकोण को, वो कह रहा है, संपादकीय कह रहा है कि केवल ये सीमित दृष्टिकोण है। एक्सप्लेन करते हैं। संपादकीय कह रहा है कि ये आइडियोलॉजी जो है, जिसके आधार पर ये कदम उठाए गए हैं, ये किस बात पर टिकी है कि भाई जो असंगठित क्षेत्र है वो इस वजह से है क्योंकि राज्यों का, यानी कि सरकार का, राज्य का बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। इसके चलते जो प्राइवेट एक्टिविटी है, निजी उपक्रम है, वो सरकार के एम्बिट से बाहर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। वो कंट्रोल में नहीं आना चाहते तो वो खुद को रजिस्टर नहीं कराते या टैक्स नहीं भरना चाहते। इस तरह की चीजों के चलते वो बाहर रहते हैं, और क्योंकि वो बाहर रहते हैं तो असंगठित क्षेत्र बड़ा होते जाता है। तो साफ तौर पे इशारा इसकी ओर है कि मुक्त बाजार होने चाहिए, सरकारों को बाजार खोल देने चाहिए। ये एक बात हो गई। संपादकीय कहता है कि ये एफर्ट्स इसी समस्या को दूर करने की ओर उठाए गए कदम है, लेकिन संपादकीय आगे कहता है कि इसमें यह बात ध्यान नहीं रखी जाती कि हर समाज, हर देश में कुछ स्ट्रक्चरल और हिस्टोरिकल, कुछ ऐसे ऐतिहासिक और ढांचागत कारण होते हैं जिनके चलते किसी समाज में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इन कारणों की हम चर्चा करेंगे। तो संपादकीय कहता है कि इन बातों को भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो पहली बात है जिसका जिक्र IMF जैसे संस्थान करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार की कोशिशों को बढ़ावा देता है, वैसे संगठन करते हैं, लेकिन कुछ बातों को नहीं किया जाता है। संपादकीय उनकी ओर भी ध्यान दिला रहा है। बट फिर संपादकीय वापस लौटता है कि देखिए, इसलिए जो ये सारे कदम उठाए गए हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान करना हो, इसी तरह के कदम हैं जो जिन 4 कदमों की हमने चर्चा की। तो हम बार बार सुनते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने को आसान बनाना है, कंपनियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस होगी, एक ही जगह से आपको सारे लाइसेंस मिल जाएंगे। इस तरह के जो कदम उठाए जाते हैं वो IMF की परिभाषा के बहुत नजदीक बैठते हैं, और उनकी जरूरत भी है। वो कह रहा है कि संपादकीय कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान किए जाना, बिजनेस करने को आसान किया जाना, या फिर लेबर रिफॉर्म्स किए जाना, एक प्रकार से इस तरह के कदम हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स को और उसमें काम करने वाले
वर्कर्स को धीरे धीरे संगठित क्षेत्र में आने के लिए सहूलियत प्रदान करता है, इंसेंटिवाइज करता है। तो आगे क्या, वो कह रहे हैं कि ये जो मौद्रिक पर्सपेक्टिव है इसका एक अपना लंबा इतिहास है भारत में। ऐतिहासिक कारण है, क्या है कारण, कि जो भारत ने 1980 के बाद से 80 के दशक में 85 के आसपास से कई टैक्स रिफॉर्म्स लागू किए, जिनको हम 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक साल में अचानक हो गए थे, माना जाता है कि उनका भी एक पुराना इतिहास था। अलग अलग लोग, उससे पहले के अलग अलग प्रधानमंत्री ये बातें कहते रहे हैं, चाहे वो राजीव गांधी हो, वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, इन सब लोगों ने बताया है कि उनके क्या क्या योगदान रहे हैं। हम उसके बारे में तो तफसील से अभी चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हम उसके कारणों में जा रहे हैं कि उस 80 से पहले की क्या बात थी। तो 80 से पहले क्या था, आज़ादी के बाद के समय में रोजगार को बढ़ाने के लिए भारत ने क्या किया कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत समर्थन दिया, उनको बचाए रखने की कोशिश की, और इस कोशिश में बड़े सेक्टर्स पर लाइसेंसेस की बंदूक तान दी, लाइसेंसेस की चौहद्दी उनके सामने खींच दी कि आपको एक्सपेंड करना है अगर, तो आपको लाइसेंस लेना होगा, जिसको लाइसेंस राज कहा गया। तो वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो टिकी रही, उनमें कई छोटी, उनकी संख्या में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई, और ऐसे में बहुत ज्यादा लेबर को नौकरी दे सकने वाली जो छोटी छोटी यूनिट्स थी, इकाइयां थी, वो फैलती रही। लेकिन इसके चलते कुछ दूसरी समस्याएं पैदा हो गई। क्या समस्याएं पैदा हो गई कि एक प्रकार से जो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच एक नया तरह के संबंध का जन्म हुआ। कैसा जन्म हुआ, संगठित क्षेत्र क्योंकि खुद बहुत फैल नहीं सकता था, तो वो कार्य को कॉन्ट्रैक्ट पे देने लगा असंगठित क्षेत्रों को। तो प्रॉफिट संगठित क्षेत्र के पास आ रहा है, लेकिन सरकार को उस पर टैक्स इतना नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर असंगठित क्षेत्र से करा रहा है, बाहर से करा रहा है। इसको हम उस उदाहरण में भी देख सकते हैं कि ऐसे विकसित देश बहुत सारी कंपनियां विकासशील देशों से अपना काम करा लेती हैं। इस एनालॉजी में भी, इस रूपक में भी इसको देखा जा सकता है। बट बात यहां चल रही है कि किस प्रकार से जो संगठित क्षेत्र है वो असंगठित क्षेत्रों को अपना काम कॉन्ट्रैक्ट पर देने लगा, कार्य करवाने लगा। तो ना तो असंगठित क्षेत्र कभी संगठित में बदल पाया, बेहतर एक्सेस नहीं मिली, लेबर ऑलरेडी बहुत ज्यादा था तो कम कीमतों पर काम होता रहा, और ये कंपनियां भी आगे नहीं बढ़ पाई, वैश्विक स्तर की कंपनियां नहीं बन पाई, क्योंकि इनका काम इतने से ही चल रहा था और मार्केट प्रोटेक्टेड था। तो ये तमाम समस्याएं पैदा हुई। तो संपादकीय कहता है कि ऐसी पॉलिसीज से भले ही रोजगार को बढ़ावा मिला, लेकिन जो टैक्स में इजाफे की हर राष्ट्र की कोशिश होती है कि धीरे धीरे जब राष्ट्र प्रगति करेगा तो राष्ट्र, राज्य की सरकार के पास आने वाले टैक्स में भी, कर में भी बढ़ोतरी होगी। वो बढ़ोतरी हमें नहीं मिली। हमने देखा भी कि क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि काम इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा है, और इनफॉर्मल सेक्टर का एक परिभाषा ही यही है कि वो सरकार के टैक्स नेट के अंदर, सरकार के टैक्स लॉज के अंदर सीधे नहीं आता है। तो फिर आगे तो संपादकीय कहता है कि देखिए ये बहुत जरूरी है कि हम टैक्स इवेजन को रोकें, और टैक्स के अंदर जो लोग आते हैं, टैक्स जिनको भरना आवश्यक हो जाता है, वो धीरे धीरे टैक्स नेट का विस्तार हो, टैक्स के जाल का विस्तार हो। लेकिन ये आइडिया, ये व्यू कि जो केवल कानूनी पहले हैं या केवल कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कुछ नियम या नियमन बदल देने से हम फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, इसमें बहुत ताकत नहीं है। कुछ कॉम्प्लेक्स बात लगी, अच्छे से जानते हैं। देखिए, संपादकीय ये कह रहा है कि केवल बात रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ नियमन है, केवल इसी वजह से बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है। ये तो आईएमएफ कह रहा था कि सरकार के नियम बहुत सारे हैं, इसलिए कंपनियां या सरकार का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग सरकार के कंट्रोल से बचने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े, वगैरह वगैरह। एक बात हो गई। संपादकीय कहता है कि केवल वो कारण नहीं है, पहले भी उसने बात कही थी, अब वो स्पष्ट करता है अपनी बात को। संपादकीय कैसे? वो कहता है कि असंगठित क्षेत्र इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि भारत में एक बड़ा हिस्सा अभी भी विकसित नहीं है, अविकसित है। बहुत सारे सेक्टर्स अभी भी अविकसित हैं। यानी कि एक तरफ हमने अब तक जाना था एक परिभाषा के अंतर्गत कि असंगठित क्षेत्र का होना सरकार के नियमनों के कारण है। बहुत सारे जो नियम बने हुए हैं,
फ्रेमवर्क बने हुए हैं, उनके कारण है, वो हमने जान लिया। अब दूसरे कारण की बात हो रही है कि एक बड़ा तबका जो है वो अविकसित है, उसके ऐतिहासिक कारण है, उसके ढांचागत कारण है। यानी कि संपादकीय कहता है कि इसके लिए कई तरह के सर्वे भी हुए हैं, जिनमें पाया गया कि जैसे जैसे कोई देश विकास करता है, उसमें आर्थिक विकास होता है, प्रगति होती है, तो उसका जो असंगठित क्षेत्र है वो अपने आप छोटा होते जाता है। यानी कि असंगठित क्षेत्र के साइज में और विकास में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे विकास होगा, असंगठित क्षेत्र छोटा होगा, ऐसा कई सर्वे साबित करते हैं। और ऐसा भारत का जो PLFS सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है पीरियोडिकली, 2017 से करा रही है, वो भी ये बताता है कि जैसे जैसे राज्यों में प्रगति देखने को मिली, आर्थिक प्रगति, वैसे वैसे ये देखने को मिला कि वहां पर संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र गिर रहा है। तो जैसा कि हमने कहा, असंगठित क्षेत्र के साइज और आर्थिक प्रगति में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो फिर इस आधार पर संपादकीय कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है, जो हम कहते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ी संख्या है असंगठित क्षेत्र की, उसका मतलब और कुछ नहीं है, केवल ये मतलब है कि भारत उतनी आर्थिक प्रगति, उतनी तेजी से आर्थिक प्रगति नहीं कर रहा है जितनी तेजी से उसको करना चाहिए। यानी कि अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स अविकसित हैं, अंडर डेवलप्ड है। तो फिर संपादकीय आगे कहता है कि किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक प्रगति की जो परिभाषा या परिभाषिक बात होती है, वो होती है कि धीरे धीरे जो उसके कम प्रोडक्टिव, कम उत्पादक असंगठित मजदूर हैं, वो संगठित क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, पलायन करते हैं। इसी को एक प्रकार का ढांचागत बदलाव बोला जाता है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। हर अर्थव्यवस्था जब विकासशील से विकसित की ओर बढ़ती है तो उसमें ये ढांचागत बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर पूर्वी एशिया के कई देशों में, जैसे कि थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, कई देशों में हमें इसी तरह के बदलाव देखने को मिले कि वहां पर जो एक बड़ा असंगठित क्षेत्र था, जो खेतों में काम करता था, खेतीहर मजदूर था, वो धीरे धीरे जब ये देश इंडस्ट्रियलाइज हुए, प्रगति की राह पर बढ़े, तो एग्रीकल्चर से निकलकर वो मजदूर खेतों से निकलकर इन इंडस्ट्रीज में काम करने लगे और धीरे धीरे उनमें भी एक आर्थिक मोबिलिटी देखने को मिली, एक आर्थिक मूवमेंट देखने को मिला। तो भारत में ये जो चीज है ये हो रही है, लेकिन बहुत धीरे से हो रही है, और इसके चलते हमें दिखता है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहा जाता है, क्या होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक छोटे से खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो लग तो रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं थी उस खेत में, तो इसी को कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक प्रकार से छद्म बेरोजगारी। तो ये समस्याएं भारत में इसी वजह से दिख रही हैं, क्योंकि भारत में ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ढांचागत बदलाव बहुत धीरे धीरे हो रहा है। भारत को जितनी तेजी से प्रगति करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो संपादकीय कहता है कि पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से प्रगति के बावजूद अगर भारत के 90% जो कामगार हैं, वर्कर्स हैं, वर्कफोर्स है, वो आज भी असंगठित क्षेत्र में है, तो ये बहुत कुछ भारत के बारे में कहता है। ये 90% लोग मिलके जीडीपी में 50% का योगदान देते हैं, बाकी के 10% लोग अकेले 50% जीडीपी में योगदान देते हैं। तो ये भी एक अंतर हमें देखने को मिलता है। अब हम आते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और अगर भारत की जो ऑफिशियल परिभाषा है उसको मिला दिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि संगठित क्षेत्र की नौकरियां वो नौकरियां हैं जहां पर कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा का फायदा लोगों को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे, या वो कम से कम ईपीएफ में उनका नाम है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का अकाउंट उनका खुला हुआ है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि जितना योगदान उनकी कंपनी देती है उतना ही योगदान सरकार भी देती है, और भविष्य के लिए उनके पास एक निधि संचित होती रहती है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जैसी सहूलियतें, तमाम सहूलियतें हैं, उनमें से कोई भी अगर एक सहूलियत किसी वर्कर को मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि वो वर्कर जो है, वो कामगार जो है, वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। इस परिभाषा के आधार पर जो भारत में असंगठित क्षेत्र है वो 90% से भी थोड़ा ज्यादा, 9.7% लोग ही संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगभग 4.25 करोड़ लोग। और इसके अलावा और चिंता की बात जो है वो ये है
कि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें भी 75% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्वरोजगार में लगे हुए हैं, या बहुत ही कम तनख्वाह पर काम करने वाले लोग हैं जिनकी औसत आय संगठित क्षेत्र के कामगारों के मुकाबले कम ही नहीं बहुत कम है। और एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है भारत के असंगठित क्षेत्र की, कि असंगठित क्षेत्र, जैसा कि हमने बात किया, पूर्वी एशियाई देशों में असंगठित क्षेत्र खेतों में ज्यादा था, और खेतों से फिर वो मूव कर गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स में। संगठित क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिला, वहां की अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्रों में मेटामॉर्फोसिस हुआ। लेकिन भारत में जो असंगठित रोजगार हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। आप उदाहरण जानते हैं ऑलरेडी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, बहुत तरह के उद्योग हो गए जहां पर बड़े स्तर पर कामगार जो हैं वो फॉर्मल यानी संगठित क्षेत्र में नहीं आते, असंगठित तरीके से ही कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की तरह बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के बेनिफिट के कार्य कर रहे हैं। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है, चरित्रात्मक गुण है भारत के इनफॉर्मल सेक्टर का। और इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि भारत में लगभग आधे जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, गैर खेती वाले क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद संपादकीय कहता है कि देखिए, ये अच्छी बात है कि अब इस चीज को पहचान मिल रही है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें कई तहें हैं। एक तह वो है जो इसलिए असंगठित क्षेत्र में है क्योंकि वो सरकार के टैक्स लॉ के अंदर नहीं आना चाहता। एक असंगठित क्षेत्र है वो इसलिए है क्योंकि वहां पर इस प्रकार का कोई उद्यम ही नहीं पहुंचा है जो उनको संगठित क्षेत्र में ला सके। तो ये अच्छी बात है कि अब इस चीज को पहचान मिल रही है कि असंगठित क्षेत्र जो है, अनियोजित या अनौपचारिक क्षेत्र जो है, उसमें भी कई तहें हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। और जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि बिना टैक्स के चलना चाहती हैं, बिना टैक्स के भुगतान के लिए चलना चाहती हैं और इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, वो तो एक छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा वो है जो कि आज भी बहुत कम उत्पादन वाले क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि घरों में काम करने वाला या फिर स्वरोजगार से जुड़ा होने वाला, जो केवल स्वरोजगार भी नहीं बल्कि केवल अकेले काम करने वाला, जिसको क्या कहा जाता है, पेटी प्रोडक्शन, क्षुद्र उत्पादन। बहुत कम उत्पादक है वो, क्योंकि एक प्रकार से वो अकेले कार्य कर रहा है या फिर घरों में कार्य कर रहा है। तो एक बड़ा हिस्सा भारत के असंगठित क्षेत्र का ये है। और संपादकीय कहता है कि इन दोनों सेक्टर्स को, एक तो जो इंडस्ट्रीज है जो टैक्स देने से बचने के लिए असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है, और एक ये लोग जो तमाम कारणों की वजह से असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है, दोनों को एक नजर से नहीं देखा जा सकता और दोनों के लिए समाधान भी एक नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो सर्वाइवल की है। तो संपादकीय फिर आगे क्या कहता है? संपादकीय कहता है कि भले ही सरकार ने बड़ी भलमनसाहत से कई कदम उठाए हों, लेकिन असंगठित क्षेत्र की समस्या जस की तस लगभग बनी हुई है, और कोरोना वायरस पैंडेमिक ने इस चैलेंज को और बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ा दिया है कि एसबीआई की एक रिपोर्ट आई जिस पर कई संपादकीय आए थे, हमने एक संपादकीय को डिस्कस भी किया था, अगर आपने देखा हो तो, कि उसमें कहा गया, एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में एक साल में असंगठित क्षेत्र बहुत कम हो गया और संगठित क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। लोगों ने कहा ये विस्तार कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, दुनिया के इतिहास में तो ऐसा नहीं दिखा। और ये बात फिर बहुत से अर्थशास्त्रियों ने कही कि ये जो सिकुड़न दिखी आपको असंगठित क्षेत्र में, ये सरकार की नीतियों से आया सुपरिणाम नहीं, अच्छा परिणाम ही नहीं है। इसमें बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी के चलते असंगठित क्षेत्र के पास से वो रोजगार भी छिन गए, वो चले गए, वो वर्कफोर्स से ही बाहर हो गया, जबकि फॉर्मल सेक्टर कुछ झटकों के साथ ही सही लेकिन बना रहा। तो ऐसे में लगने लगा कि फॉर्मल सेक्टर का परसेंटेज बढ़ गया है। लेकिन संपादकीय कहता है, उसी बात को दोहराता है जो हमने उस संपादकीय में भी दोहराई थी, कि ये एक टेम्पररी फिनोमिना है, हम इसको सरकार की सक्सेस के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि सरकार का फोकस जो है अभी वो उन सेक्टर्स को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने में है जो कि टैक्स या टैक्स से सिमिलर कारणों की वजह से फॉर्मल एम्बिट से बाहर है, संगठित क्षेत्र से बाहर है। लेकिन जो एक बड़ा सेक्टर है, हमने जिसका जिक्र किया भी, वो लोग, एक बड़ी संख्या जो कि अलग अलग कारणों की वजह से असंगठित क्षेत्र में है, उनके वो क्षेत्र अभी भी बहुत बड़ा है। और
संपादकीय कहता है कि बहुत पॉसिबल है कि आने वाले सर्वे में हमें फिर से दिखने लगे कि वो परसेंटेज जो एसबीआई के सर्वे में दिखा था कि फॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है, वो एक टेम्पररी फिनोमिना था। तो अंत की ओर बढ़ते हुए संपादकीय क्या कहता है? संपादकीय कहता है कि जो कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिनमें कानूनी चीजें, कानूनी अड़चने जो हैं या नियमन वाली जो अड़चने हैं, उनको दूर कर कर असंगठित क्षेत्र को छोटा और संगठित क्षेत्र को बड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं, वो कदम बहुत अच्छे हैं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक बड़ी संख्या जो है असंगठित क्षेत्र में कामगारों की, वो क्षुद्र उत्पादक हैं और इसलिए सरकार के ये कदम अच्छे हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत सीमित ही होंगे, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं होंगे। तो हमें क्या करना होगा? ये 2 कदमों की बात करता है ये संपादकीय। क्या कि इकॉनमी फॉर्मल तब होगी, संगठित तब होगी, जब जो इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे उद्यम हैं, उनको भी बहुत सारी पूंजी मिलने लगे। आपके दिमाग में थोड़ा चलने लगेगा कि कैसे MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की संख्या भारत में बढ़ी है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि छोटे छोटे उद्यम, संपादकीय कहता है कि जब वो बहुत छोटे छोटे उद्यम जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उन तक पूंजी की पहुंच बढ़े, उनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, तो एक तरीका है कि हम संगठित क्षेत्र का विस्तार कर सकेंगे धीरे धीरे। और दूसरा कि जो भारत की वर्कफोर्स है, तमाम कामगार हैं, जिसके लिए हमने एक संपादकीय में डिस्कस किया था कि सर्वे रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमारा लगभग 50% वर्कफोर्स जो है वो अब उसके पास 10 सालों की एजुकेशन है, लेकिन मात्र 50% ही है। ये सुधार के बाद है। संपादकीय कहता है कि हमें कोशिश करनी होगी कि हमारी वर्कफोर्स का अधिकतम हिस्सा के पास एजुकेशनल और स्किल तक पहुंचने की एक्सेस हो, उनके पास शिक्षा और कौशल तक पहुंचने की एक्सेस हो, तो ही हम इन 2 कदमों के द्वारा ही हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि असंगठित क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा संगठित क्षेत्र में सच में आ पाए। तो संपादकीय कहता है कि अंत में हमें ध्यान रखना होगा कि केवल किसी पोर्टल में मजदूरों के रजिस्ट्रेशन हो जाने भर से हम ये नहीं मान सकते कि इकॉनमी सच में संगठित क्षेत्र होने की तरफ बढ़ रही है। असल में हमें इन कदमों पर विचार करना होगा, इन कदमों को उठाना होगा, तभी भारतीय अर्थव्यवस्था उसी धुरी को, उसी डायरेक्शन को पकड़ पाएगी जिसको कई अर्थव्यवस्थाओं ने इतिहास में कई बार दोहराया है। कैसे वो अर्थव्यवस्थाएं असंगठित अर्थव्यवस्थाओं से संगठित अर्थव्यवस्था यानी कि संगठित वर्कफोर्स वाली अर्थव्यवस्थाओं में बदली हैं। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं अगले हफ्ते नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।